जी टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो किसने पेश किया? वो रदरफोर्ड ने पेश किया, जिनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। और ये पैदा कहाँ हुए? ये पैदा हुए थे न्यूजीलैंड में। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, न्यूजीलैंड में पैदा हुए और उसके बाद ब्रिटेन शिफ्ट हो गए। रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिला, और कब मिला? 1908 में। रदरफोर्ड ने बहुत से जो है अजीम कारनामे किए, जिनमें एक मशहूर तरीन जो कारनामा था वो था न्यूक्लियस की दरियाफ्त, कि एटम के अंदर कोई न्यूक्लियस भी जो है वो मौजूद है, उसको जो है वो दरियाफ्त करना। रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था बहुत मशहूर है, और वो ये है कि जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉयल को इस्तेमाल किया ये मालूम करने के लिए कि जनाब एक एटम में कोई न्यूक्लियस नाम की चीज़ भी। 1908 में उनको मिला नोबेल प्राइज। 1911 में उन्होंने ये जो है मशहूर ज़माना जो अपना एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉर एक्सपेरिमेंट, वो जो है वो परफॉर्म किया। और परफॉर्मेंस में क्या था उनके कि उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिटिंग सोर्स लिया, कि जो कि अल्फा पार्टिकल सोर्स जो है वो इमिट कर रहा हो या अपने अंदर से खारिज कर रहा हो, यानी कि रेडियो एक्टिव सोर्स हो। और अल्फा पार्टिकल क्या चीज होती है? अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम का न्यूक्लियस है। अब जो है हीलियम क्या है? हीलियम दुनिया का दूसरा लाइटेस्ट जो है वो एलिमेंट है, और हीलियम का 4 एटॉमिक मास और 2 एटॉमिक नंबर होता है। 4 एटॉमिक मास है और 2 इसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन जब उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके एटम से हम निकाल दें तो बाकी रह जाता है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? उसके 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, और ये कहलाता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल सोर्स को रखा गया लेड बॉक्स में, और क्यों रखा गया? ताकि इसकी रेडिएशन जो है वो हर जानिब ना फैले, सिर्फ एक ही जगह से वो निकले और एक बीम की सूरत में निकले। और जब ये बीम बन गई अल्फा पार्टिकल्स की, तो इसने एक स्ट्रेट पाथ पे जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद आगे हमने लगा दिया एक स्लिट या एक लेड प्लेट जिसके अंदर एक होल था। और ये क्यों लगाया हमने? कि जो पार्टिकल्स जो हैं बाय चांस वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो चुके हों, उनको भी रोक लिया जाए और एक सिर्फ एक खास बीम, एक खास मोटाई की बीम जो है वो स्ट्राइक की जाए गोल्ड फॉइल पे। अब जो गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल जो है वो सोने की एक बारीक सी चादर, मोटाई की थी कितनी? 0.00004 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी पतली चादर थी। और उसके ऊपर जब हमने जो एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक करवाई या उसके ऊपर फेंकी, तो क्या हुआ? तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो सीधे ही निकल गए, और सीधे जाके कहां जाके उसने स्ट्राइक किया? एक प्लेट थी जो है राउंड शेप में, जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड थी। जिंक सल्फाइड से कोटेड होने की वजह से जब उस पे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक करते थे तो वहां इल्यूमिनेशन जो है वो शो होती थी। अब इल्यूमिनेशन क्या है? इल्यूमिनेशन है कि वो हल्की सी रोशनी जो एक खास
जो है वो स्ट्राइक से शो हो, यानी उस पे एक खास चमक जो है वो पैदा होती थी अपॉन स्ट्राइकिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब ये हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल जाकर टकराए उस गोल्ड फॉइल से, तो क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्लाइडर जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि बिल्कुल 180 के एंगल पे वापस भी आ गए। यहां मैंने लिखा हुआ है AU, AU मीन ऑरम, जो कि नेम है गोल्ड का। जी, यहां तक तो हमने सिर्फ स्ट्राइक करवाई जो है अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉइल पे, और चूंकि इसमें इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल इस्तेमाल हुई थी, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ने एक अजम्पशन की कि जो एटम है वो ऐसे है, सफियर है, और उसके दरमियान में एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज जो है वो एक गोला जो है या एक सफियर पड़ा हुआ है, ये उसने कहा कि एटम है। जी, ये एटम है। जो थॉमसन का जो था मॉडल था, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, उसके मुताबिक ये सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको बिल्कुल स्ट्रेट गुजरना था। क्यों? क्योंकि उसके मुताबिक दरमियान में कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। लेकिन रदरफोर्ड के मुताबिक कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो गए कम या ज्यादा या 180 के एंगल पे, तो इसका मतलब था कि दरमियान में कोई चार्ज मौजूद है। क्यों? उसने कहा, आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो अल्फा पार्टिकल है उन पे 2+ चार्ज होता है, वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जब वो अपने जैसे किसी पार्टिकल से या टकराएंगे तो क्या होगा, या उसके करीब से गुजरेंगे तो क्या होगा कि ड्यू टू द रिपल्शन वो हल्का सा डिफ्लेक्ट करेंगे, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे, या बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो पाथ पे मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम है, वो आपस में रिपेल जरूर करेंगे। रदरफोर्ड के मुताबिक जो एटम था वो सफियर था, और उसके अंदर एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज सफियर या एक गोला जो है वो मौजूद था। और उसने ये कैसे कह दिया कि उसने देखा कि जितने हमने अल्फा पार्टिकल जो हैं वो बीम की सूरत में गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाए हैं, उनमें से ज्यादातर तो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो गुजर, और बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं या बीम्स हैं वो डिफ्लेक्ट हुई या बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो वापस आ गई। उसने जो रेशो बताई वो थी 1:10,000 कि अगर 10,000 अल्फा पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे हैं या जा रहे हैं सीधे, तो उनमें से सिर्फ एक जो है वो ऑन एवरेज वापस आ रहा है या डिफ्लेक्ट हो रहा है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के कुछ कंक्लूजन सामने आए। एटम है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि एक एटम के 2 हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन सा? जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो दरमियान में, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कौन सा? जो स्पेस है अराउंड पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस के गिर्द, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। दूसरा कंक्लूजन क्या था कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। क्यों कहा उसने कि बहुत छोटा है?
कि 1/10,000 अल्फा पार्टिकल जो थे वो टकरा के वापस आए या डिफ्लेक्ट किए। एटम में बहुत सी जगह जो है वो खाली है, सिर्फ एक दरमियान में छोटा सा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है जिससे टकरा के जो है वो अल्फा पार्टिकल्स या तो डिफ्लेक्ट हो गए या वापस आ गए। और रेशो क्या थी? 1/10,000। देखिए 10,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल जो है जो या वापस आ गया या वो डिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है और सेंटर में मौजूद है। पूरा एटम जो है वो खाली है, सिर्फ यहाँ ही कोई चीज ऐसी मौजूद थी जो कि इतनी पावरफुल थी कि उसने अल्फा पार्टिकल्स को या डिफ्लेक्ट कर दिया या वापस मोड़ दिया। और इसीलिए उसने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो छोटा तो है, सेंटर में भी है, लेकिन पूरे एटम का टोटल जो मैस है वो न्यूक्लियस ही है। उसने आगे कहा कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स पे मुश्तमिल है जो कि स्पेस में मौजूद है। जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेस में मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। अब पहली दफा जो है वो ऑर्बिट्स का नाम भी जो है वो सामने आ गया कि ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स एट वेरी हाई स्पीड जो है वो मूव कर रहे हैं स्पेस में, इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द। और वो ऑर्बिट्स में एक खास रास्तों में जो है वो मूव कर रहे हैं। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन और जो है न्यूक्लियस उसमें एक अट्रैक्शन जो है वो है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बैलेंस्ड है किससे? इलेक्ट्रॉन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अट्रैक्शन का क्या मामला है? तो उसने कहा कि ये अगर न्यूक्लियस है उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, तो एक फोर्स जो है वो बाहर लग रही है और एक अंदर को। जो बाहर को लग रही है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो अंदर को लग रही है वो है अट्रैक्शन फोर्स। यानी उसने कहा कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ना गिरे और इसके जो है अराउंड मूव करता है। डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो किसने पॉइंट आउट किए? वो पॉइंट आउट किए क्लर्क मैक्सवेल या जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। जो मैक्सवेल था वो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था और मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने कहा कि जैसा कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड जो है वो एक सफियर है, एक गोला है, तो हम जानते हैं कि जब एक चार्ज किसी फोर्स के अंडर या उसके इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो अपनी एनर्जी जो है वो मुसलसल वो लूज करता है या खोता है। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो भी जब न्यूक्लियस के गिर्द मूव करेगा तो क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लूज करेगा, खोएगा। तो क्या होगा कि बाय लूजिंग एनर्जी वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के करीब तर होता जाएगा और उसका पाथ कुछ ऐसे होगा, एक स्पाइरल जो है वो पाथ को फॉलो करता हुआ न्यूक्लियस के पास आएगा और हत्ता के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ये उसने कहा रदरफोर्ड
जो है एटॉमिक मॉडल को देखकर कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से ये वाज़ेह होता था कि एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करते हुए एनर्जी लूज करता चला जाएगा और न्यूक्लियस के पास आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और हमें पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो शायद ये दुनिया ना होती। एटम एक जो है वो स्टेबल चीज़ है इसके मुकाबले में। कैसे कि एटम के इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं गिरते, और चूंकि यहाँ ये जो रदरफोर्ड जो है वो मार खा गया, वो कैसे मार खा गया कि उसने जो है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को वाजे नहीं किया कि वो कैसे होती है अराउंड द न्यूक्लियस और किन किन फोर्सेस के अंदर होती है, और आया कि वो एनर्जी लूज करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, उसने ये वाजे नहीं किया। जो कि एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी मैक्सवेल की, और उसने इस मॉडल को फॉल्टी करार दे दिया या उसको गलत करार दे दिया। ये हैं डिफेक्ट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। रदरफोर्ड को ये एजाज़ अभी भी हासिल है कि उसने न्यूक्लियस को दरियाफ्त कर लिया कि एक एटम के दरमियान में कोई चीज़ है जो कि न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज कोई सफ़ीर या गोला मौजूद है। और जब ये गोल्डफॉ एक्सपेरिमेंट हुआ तब न्यूट्रॉन्स का किसी को पता नहीं था। इसका मतलब ये कि तब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी।